एक ऐसी शख्सियत जो जाति, धर्म, क्षेत्र सबसे ऊपर असली भारत रत्न ठीक रतन बात। टाटा। और मुझे लगता है कि बिना किसी एक तो पहली बात ये कि रतन टाटा का जाना कोई ये दुख करने का वक्त नहीं है, ये गमगीन होने का समय नहीं है। रतन टाटा जैसे लोग अपना जो जीवन जी के जाते हैं तो वो देश दुनिया के लिए एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी मिसाल बनते हैं। आपके जीवन के किसी क्षण में लगे कि अच्छा ये गड़बड़ हो गया। अब जैसे एक बात मुझे लगता है सबको ध्यान में रहनी चाहिए, रतन टाटा के माता पिता अलग हो गए थे, बहुत अच्छा समय नहीं था बचपन उनका, और उनकी दादी से उनको बहुत लगाव था। बिल्कुल। वो लॉस एंजल्स में जब आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे तो दादी के कहने पे वापस आए थे। शायद अगर न वापस आए होते तो शायद रतन टाटा का परिवार भी होता, वहाँ प्रेम भी उनको हो गया था। लेकिन फैमिली वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट थी, और वो अपनी दादी के उस कहे को हमेशा कोट करते थे कि एथिकल वैल्यूज सबसे ऊपर होनी चाहिए। शायद इसीलिए टाटा ग्रुप का जो कारोबार है, जो काम का तरीका है, और कैसे समय के साथ बदलना है। 90s के दशक में जब उदारीकरण में भारत गया, उसी वक्त टाटा ग्रुप ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आप सोचिए, जिसको हम नमक से हवाई जहाज तक कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर से स्पोर्ट्स कार तक की कंपनी। बिल्कुल। वो कंपनी है जिसने फॉक्सकॉन का प्लांट खरीद लिया, वो आईफोन भी बनाती है। वो कंपनी है जो जैगुआर, कोरस, लैंड रोवर ये भी खरीद लेती है। और जो आंखों में नैनो बस गई, वो नैनो मतलब एक परिवार को अगर वो देख लेते हैं तो जो वैल्यू की बात आप कर रहे हैं, जिस दर्द की बात कर रहे हैं, तो वो ये था कि उन्होंने बस एक परिवार को देख लिया जो स्कूटर पे भीग रहा है, तो उसके लिए लखटकिया नैनो बनानी थी। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी की कृपा से वो बहुत देर तक, उसको थोड़ा देर हुई उसमें, लेकिन वो लेकर आए। नहीं, लेकिन वो भी कमाल का एक माइलस्टोन है। अगर सिंगूर से साणंद नहीं गई होती नैनो, नरेंद्र मोदी का वो एक एसएमएस वेलकम वाला, नरेंद्र मोदी का वो एक कोशिश, और सोचिए कि आज साणंद देश में ऑटोमोबाइल हब बन गया है। बिल्कुल। वो बन जाता सिंगूर अगर नैनो वहां जाती। तो नैनो भले आज नहीं है, लेकिन जो ऑटोमोटिव रेवोल्यूशन है, क्रांति है, वो गुजरात में दिखा। तो रतन टाटा का अपना जीवन, और कमाल की बात है कि इससे नरेंद्र मोदी भी जुड़ते हैं। वो दोनों की वो पिक्चर याद आ जाती है जिसमें नैनो में रतन टाटा और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ बैठकर उसमें जा रहे हैं, वो लॉन्च होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आखिर में रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिनमें वाकई मानवता के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति जैसा दर्द था, बहुत कुछ हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसके चंद लोग ही पूरी दुनिया में बचे हुए हैं, लेकिन उसका मान सम्मान, उसका जो कृतित्व है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसके कर्मों से तय होता है, संख्या बल से तय नहीं होता है। और मुझे लगता है कि हर्षवर्धन ऐसा कोई था नहीं, ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो वहाँ पर ना पहुँची हो। और मुझे लगता है कि अकेला बिजनेसमैन ऐसा होगा जो किसी राजनेता से ज़्यादा अटेंशन पाया और लोगों को जाने का उनका दर्द भी हुआ है। दर्द है। और आपने जो एक लाइन कही, मैं इसको फिर से दोहराऊं, क्योंकि हम लोग इस पूरे जो बातचीत हमारी होती है उसमें बार बार हिंदू, मुसलमान, माइनॉरिटी, मेजॉरिटीज की बात करते रहते हैं। माइनॉरिटी में भी जो माइनॉरिटी है, जो रियल माइनॉरिटी है, पारसी कम्युनिटी, हम हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी, हर हिंदू वो उनके प्रति सम्मान से, श्रद्धा से होता है। और सोचिए, दुनिया के किसी हिस्से से आए और यहाँ आके बस गए, और आज हमारे लिए सबसे सम्मान का, और उनको कभी कोई थ्रेट नहीं महसूस होता, उनको कोई खतरा नहीं दिखता, उनको कभी कोई गणपति पूजा से दिक्कत नहीं थी, उनको कभी कोई विजयादशमी जुलूस से दिक्कत नहीं थी, उनको दशहरा कभी डराता नहीं है, उनको शक्ति पूजा कभी डराती नहीं है, उनको हिंदू त्योहार, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता डराती नहीं। तो माइनॉरिटी तो अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है ना हर्षवर्धन, कि नवरात्र में दुर्गा पूजा के दौरान उन्होंने देहावसान किया, अपनी देह छोड़ी है। तो वो जो उनका भी परलोक है उसमें वो गए हैं। तो हम सब आखिर में उनको श्रद्धांजलि के साथ, उनको नमन करते हुए